नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हेलो किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जो कि एक फोन इन कार्यक्रम है। इसमें हम स्टूडियो में हमारे खास मेहमान से तो कृषि संबंधित विषयों पर चर्चा करते ही हैं, साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ फोन लाइन के जरिए। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा लोबिया एवं ग्वार की खेती। इसके अलावा आज हम आम में फलन के समय की देखभाल विषय पर भी बातचीत करेंगे। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आपको बता दें 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद कर देंगे तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी और फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर श्रीधर, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, शासकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर श्रीधर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी, जो कि वैज्ञानिक है, कृषि प्रणाली एवं पठारी अनुसंधान संस्थान केंद्र ICAR रांची झारखंड से। डॉक्टर चौधरी का भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो यहाँ पर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे और जैसा कि आज का हमारा विषय है लोबिया व ग्वार की खेती, तो आइए इसके बारे में बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर श्रीधर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ग्वार और लोबिया, ये जो सब्जियां हैं, इनकी खेती किसानों के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है और किस तरह से उनकी आमदनी ये बढ़ा सकती है, क्या इनका महत्व है? जी हाँ, किसान भाइयों, आप सभी सब्जियों की खेती करते हैं और आप जानते हैं कि लोबिया और ग्वार उसमें एक प्रमुख दलहनी सब्जियां हैं जो कि अभी बुआई के लिए समय उनका है। और इसकी खेती इसलिए करते हैं कि इसमें जो लागत होती है बहुत कम होती है हमारे किसान भाइयों की, और लेकिन फ़ायदा उससे ज़्यादा होता है। तो आप जानते हो कि ये सब्जियां दलहनी होने के नाते इनकी फलियों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जो मिनरल मैटर है, जो हमारे खनिज लवण हैं, वो बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। और ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी कम उपजाऊ जमीन भी हो तो भी किसान भाई हमारे उसमें इसकी खेती करते हैं, तो इसमें भी उनके लाभ प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में किसानों के लिए काफी फायदेमंद है जो भी लोबिया और ग्वार की खेती करना चाहते हैं। तो ऐसे में खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में हम जानेंगे आज विस्तार से। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। लोबिया की बुआई आमतौर पर गेहूं के बाद की जाती है। भारत में लोबिया की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से की जाती है। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। लोबिया की बुआई के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी लोबिया बोया जा सकता है। इसके अलावा भारत के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस उद्देश्य से लोबिया बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। लोबिया में सूत कृमि और पीला रोग लगने की आशंका रहती है। पीला रोग को मोज़ैक भी कहा जाता है। इस फसल को बेचने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। वहीं अगर ग्वार की खेती की बात करें तो ग्वार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मुख्य फसलों में से एक है। शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती विशेष रूप से होती है। ग्वार को मुख्य रूप से हरी फलियों के लिए उगाया जाता है, जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा इसे शुष्क बीजों और चारे के लिए भी उगाया जाता है। ग्वार के बीजों से एक तरह का गोंद तैयार किया जाता है जिसका निर्यात किया जाता है। ग्वार फली गर्म मौसम की फसल है। ग्वार की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी ग्वार फली की बुआई के लिए सबसे अच्छी रहती है। ग्वार फली की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है। दक्षिण भारत में ग्वार फली की बुआई पूरे साल की जाती है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 14 से 24 किलो बीज पर्याप्त रहते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें।
अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मियों की फसल में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जी हाँ, तो ग्वार और लोबिया पर ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगले मेहमान का रुख करते हैं। और डॉक्टर चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि आम के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। फलों का राजा है और ऐसे में अगर बागवानी की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि इसका उत्पादन कितना बढ़ने लगा है। खाद्यान्न फसलों से ज्यादा उत्पादन बागवानी से जुड़े जो किसान हैं वो बहुत अच्छी उपज दे रहे हैं। तो खासतौर पर इसमें अगर आम की बात करें तो किस तरह से किसानों के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ये फायदा का सौदा हो सकता है आम के बाग लगाना, और किस तरह से उचित देखभाल करके वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं? धन्यवाद। जैसे हम बात कर रहे हैं, आम आजकल पहले से फलों का राजा है, लेकिन आम की खेती एक तरह से जो आपका मुनाफा है उसको डबल करने के लिए काफी उपयुक्त है, क्योंकि इसमें आम का अगर बगीचा कोई लगाना चाहता है तो आम का बगीचा लगाने के बाद में भी कुछ दूरी को अगर निश्चित रूप से कर देते हैं तो उसके बाद में अंतर सस्यन करके भी इसका जो मुनाफा है वो आप बढ़ा सकते हैं किसान भाई। बहुत, क्योंकि इसमें और जो आम का निर्यात अगर कुछ स्टैंडर्ड पैकेज और प्रैक्टिसेस फॉलो करके अगर आम निर्यात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र में जो जहां से अपना अल्फेंसो जाता है, गुजरात का केसर है, अपना जहां से उत्तर प्रदेश में लंगड़ा, दशहरी, जो आम का अच्छी क्वालिटी का है, तो ये बाहर में भी निर्यात बहुत अच्छे से निर्यात करके इससे आमदनी अगर एफपीओ बना करके जो ग्रुप में बना करके अगर अच्छा क्वालिटी का आम बाहर भेज सकते हैं तो इसमें बहुत आमदनी डबल नहीं, आप तिगुनी चौगुनी बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ जाती है आम की खेती से। और आम में बोलते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें हर तरह से मतलब जो उपज बढ़ने के साथ में आमदनी बढ़ने का अच्छा स्रोत है आम की खेती। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर चौधरी, आगे भी इसके बारे में जानेंगे आपसे। और जाहिर तौर पर जो आम की मांग है वो केवल घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि निर्यात मांग भी इसकी बहुत अच्छी है। ऐसे में अच्छी उपज हासिल करके गुणवत्ता तो अगर आप उपज हासिल करते हैं तो आप उसके निर्यात की मांग भी पूरी कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। अच्छी फसल के लिए आम की देखभाल जरूरी है। मार्च में आम में पुष्पन के बाद फल लगने शुरू होते हैं। पुष्पन के दौरान किसी भी कीटनाशी का उपयोग ना करें और ना ही बागों की सिंचाई करें, लेकिन फल लगने के तुरंत बाद सिंचाई का उचित प्रबंधन करना चाहिए। इस समय फलों में कुछ रोगों और कीटों के संक्रमण का डर हमेशा बना रहता है। फुदका या तेला की रोकथाम और चूर्निल आसिता रोग से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उपाय करना जरूरी है। मिलीबग से बचाव के लिए पेड़ों के तने पर पॉलिथीन की 3 शीट चौड़ी पट्टी बांध दें और पौधों की अपेक्षा जमीन पर किसी कीटनाशी का छिड़काव प्रौढ़ कीटों को मारने के लिए करें। कीटनाशक का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अप्रैल में फलों का विकास तेजी से होता है। नियमित रूप से बाग की सिंचाई 15 दिनों के अंतराल पर जरूर करें। आम के बागों में 1 साल के वृक्षों के लिए 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फॉस्फेट व 50 ग्राम पोटाश, जो क्रमशः बढ़ाकर 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृक्ष के लिए प्रति पेड़ 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फॉस्फेट और 500 ग्राम पोटैश का उपयोग करें। अप्रैल में फलों का गिरना भी अत्यधिक होता है। इसे रोकने के लिए फूल बनने की अवस्था से लेकर फल बनने तक प्लेनोफेक्स का 4.5 मिलीलीटर प्रति गैलन की दर से 3 बार छिड़काव करें। इसके लिए 2% यूरिया के घोल का भी फलों के निम्बोली जैसे होने पर उपयोग कर सकते हैं। इन महीनों में नए लगे पौधों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। नए पौधों को 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई अवश्य दें। लू और गर्मी से बचाने के लिए इन्हें तीनों ओर से पुआल से ढक देना चाहिए। जी हाँ, तो आम के बागों की देखभाल पर ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये समय जो है जब आम में फल लगने का समय हो रहा है, खासतौर पर सिंचाई की अगर बात करें तो किस तरह से किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए? जी, जैसे हम बात करते हैं कि आम में अगर अभी
मुख्य रूप से अब जैसे देख रहे हैं तो आम में अभी मंजर आ रखा है। तो मंजर जब आता है तो आमतौर पर हम सिंचाई इसमें रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जब आम में अगर यहाँ पे अगर सिंचाई करते हैं तो जो पुष्पन जो है उसके झड़ने का डर रहता है जी। तो इसलिए नमी अब हम जरूरत होती है जब फ्रूट सेट कर जाता है और फ्रूट जब बढ़ना शुरू करता है, बढ़वार के समय जब हम इसको मार्बल स्टेज बोलते हैं, नींबू से या पीस जो साइज होता है मटर जैसा साइज होता है, मटर जैसी साइज से इसके बाद में तेजी से बढ़ना शुरू होता है, तो वहां पे पौधों में हल्की सिंचाई करें। सिंचाई के टाइम में ध्यान रखें कि हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई करते हुए आप नमी रखें। नमी 10 से 15 दिन में आप रेगुलर थोड़ा सा सिंचाई कर दिए या फिर उसको पुआल से ढक देते हैं नीचे वाले जो थाला है उसको, तो उससे नमी बनी रहती है। तो ऐसा करने से क्या है कि जो पौधे की जो बढ़वार है, जो फल की बढ़वार है वो तेजी से होगी और उसमें जो कई बार झड़ता है या फल फटने की समस्या है वो काफी हद तक कम होती है। तो इसलिए सिंचाई प्रबंधन उस टाइम में करें, अभी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। हरीश चंद्र जी इस वक्त कपूरथला पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका हरीश चंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब जी, हरी सिंह कपूरथला पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। जी हरी सिंह जी बताइए। डॉक्टर साहब जी, हम 1 एकड़ में बाग लगाना चाहते हैं आमों का, और पूछना चाहते हैं कि कौन सी मतलब किस्म का लगाना चाहिए, और जो मिट्टी की किस्म है ना वो 9-1 है जी। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद जी। ठीक है, आइए जानते हैं। तो बताएं डॉक्टर चौधरी कि कौन कौन सी किस्में जो हैं वो लगा सकते हैं कपूरथला पंजाब में? कपूरथला जैसे ऑल इंडिया के लिए IRI जो पूसा का जो किस्म है जो छोटा है भद्दावार में आम्रपाली है, और उन्होंने और भी कुछ जो पूसा सिंदूरी या कुछ 2-3 वैरायटियां और निकाली हैं जो बहुत अच्छी हैं उस इलाके के लिए। तो इनसे मेरा निवेदन होगा कि आप जो IRI जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वहां पे संपर्क करें और उनका जो वैरायटी है जो वहां से डेवलप किया हुआ है उसका आप वहां कपूरथला में लगाएं तो अच्छा आपको मुनाफा होगा। जी बिल्कुल हरी सिंह जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लोबिया और ग्वार की खेती के बारे में आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर श्रीधर बताएं हमें कि ग्वार और लोबिया की बुआई करने का जो सही समय है वो क्या है, उचित तापक्रम क्या है और कैसी मिट्टी में बेहतर उपज हासिल की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जो लोबिया और ग्वार की जो फसल है इसे कहते हैं गर्मी की फसल कहते हैं जी। तो ये साल भर में 2 बार लगाई जाती है। एक तो अभी जैसे इस समय है 15 फरवरी के बाद से लेके मार्च पूरा लगा सकते हैं, अप्रैल तक भी बो सकते हैं हमारे किसान भाई जी। और जो दूसरा समय है इसका बोने का बरसात वाला है कि जून जुलाई में, तो वो जून जुलाई में अगस्त में भी लगा सकते हैं। तो उनके पास इतना समय है कि ये दोनों सीजन में इसकी फसलें की जाती हैं। अब उनको ये सोचना है कि इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। लोबिया भी जो है एक तो झाड़ीदार वाली या जिसे बौनी किस्म बोलते हैं, और दूसरी होती है बेल वाली। तो बेल वाली को तो आप जितना जल्दी लगाना चाहें तो अभी लगा दें, क्योंकि इसको जितना देर करेंगे फिर गर्मी में इसकी फलत कम हो जाती है। लेकिन बौनी किस्म है उसको आप 15 अप्रैल तक भी लगा सकते हैं, तो इसकी फलत आपको मिलती रहती है। रही बात ग्वार की, तो ग्वार में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बेल वाली नहीं, सब बौनी किस्में ही झाड़ीदार ही होती हैं। तो उनका समय अभी यह है, आप मार्च तक या 15 अप्रैल तक भी उसकी बुआई कर सकते हैं जी। बिल्कुल, कुछ बेहतर किस्मों के बारे में यहाँ पे सुझाव देना चाहेंगे जी? किसानों को? किस्मों का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि जैसी किस्में आप लगाएंगे उत्पादन भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो जहाँ तक जैसे लोबिया की मैं बात करूँ तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो झाड़ीदार किस्में, हमारे ज़्यादातर किसान भाई जो हमारे उत्तर भारत के हैं वो झाड़ीदार किस्मों का चयन करते हैं इस समय के लिए, और जो बेल वाली फसलें हैं वो बरसात के मौसम में लगाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसको चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे जो दूसरे इलाके हैं दक्षिण भारत या उधर के इलाके, वहाँ पे ज़्यादातर ये पोल टाइप वाली जो चढ़ाने वाली है, लंबी बेलदार वाली जो लोबिया है उसकी खेती ज़्यादा करते हैं उस साइड। तो इसमें जो प्रमुख किस्में हैं मैं आपको बताता हूँ। लोबिया जैसे है, इसमें जो झाड़ीदार या बौने किस्म वाली हैं, इसमें हमारे जो
पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, यहाँ से 2-3 किस्में बहुत अच्छी निकाली गई हैं, जिसमें पूसा कोमल है और पूसा सुकोमल है। इसके बाद एक नई किस्म भी निकाली गई है पिछले सालों में, पूसा धरणी इसका नाम दिया गया है, और ये बहुत ही अच्छी किस्म है जो दोनों सीजन के लिए अति उत्तम है। और बरसात में एक सबसे बड़ी समस्या आती है उसमें कि जो आपका इसमें सारी पत्तियां पीली पड़ जाती है, मोज़ेक रोग कहलाता है इसको, हम लोग गोल्डन मोज़ेक बीमारी कहते हैं, जो वायरस से फैलता है। तो इस सीजन में तो नहीं आता है, लेकिन बरसात के समय में ज्यादा आता है। तो ये जो पूसा धरणी किस्म है, ये बिल्कुल इस रोग के लिए बिल्कुल रोग रोधी है, इसमें वायरस का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा, पत्तियों पे एक और प्रकोप होता है जो पर्ण धब्बा बोलते हैं, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट बोलते हैं, ये इस पे भी बिल्कुल नहीं आता है, जबकि और किस्में हैं उस पे आता है। इसके अलावा भी बौने किस्मों में कुछ हमारे जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है, वहां से भी 2-3 किस्में निकाली गई हैं, जैसे उसमें से काशी कंचन बहुत ही पॉपुलर है उस इलाके में। उसके अलावा है काशी उन्नति, काशी गौरी, ये भी बहुत अच्छी किस्म है जिनकी खेती आप बेहतायत रूप से कर सकते हैं। दक्षिण भारत के लिए अलग किस्में हैं, जो हमारा वहां पे IIHR है बेंगलोर में, वहां की किस्में हैं, अर्का नाम से आपको बहुत प्रचलित हैं। तो अर्का सुविधा है, अर्का आपका सुमन है, और जो बेल वाली फसलों में उन्होंने अर्का मंगला निकाला है। ये लंबी लंबी लगभग 1 मीटर तक की इसकी फलियां हो जाती हैं, लेकिन ये पोल वाली होती हैं। तो आप इसको उस इलाके में बहुतायत रूप से इसकी खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से कई किस्मों का आपने यहाँ पे जिक्र किया, और किस तरह से आगे खेती करे ताकि अच्छी पैदावार वो हासिल करे किसान साथी हमारे, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम लोबिया और ग्वार की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और इसके साथ ही आम में फलन के समय की देखभाल के बारे में भी हमारी बातचीत जारी है। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर श्रीधर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने लोबिया की कई किस्मों के बारे में बताया, मैं चाहूंगी कि ग्वार की भी कुछ अच्छी किस्मों का सुझाव यहाँ पर। जी हाँ, किसान भाइयों, आप ग्वार की खेती जैसे करते हैं, आप देखो ग्वार में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ किस्में हैं जो सिर्फ दाने के लिए लेते हैं, और कुछ किस्में हैं जो सब्जियों के लिए हैं, और कुछ किस्में हरे चारों के लिए हैं। तो मैं आपको यहाँ सब्जियों वाली किस्मों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जहाँ तक आप देखें, इसमें बहुत ज़्यादा अनुसंधान कार्य नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यहाँ से 2-3 किस्में निकाली गई हैं, जिसमें से जो प्रमुख रूप है, जिसमें पूसा सदाबहार और पूसा नौबहार, ये बहुत ही अच्छी किस्म है जो पूरे भारतवर्ष में लगभग उगाई जाती है। और इसकी फलियां आपको कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। जो दूसरी किस्में हैं जो राजस्थान से निकाली गई हैं, जो राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है रारी दुर्गापुरा में, वहाँ से भी RGC नाम से बहुत सारी ये किस्में निकाली गई हैं, लेकिन वो सब दानों के लिए हैं ज़्यादातर। सब्जियां उसकी कम होती हैं, उनकी फलियों की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर ही होती हैं। तो उसमें ये समझें कि सब्जी वाला पोर्शन कम होता है। तो इस वजह से सब्जियों के लिए जो किस्में मैंने बताई, पूसा नौबहार है, एक गोमा मंजरी है जो
आपका गुजरात साइड में ज़्यादा उसको लगाया जाता है। और एक दुर्गापुरा से एक किस्म निकाली है सब्जी के लिए, दुर्गा बहार कहते हैं। तो ये कुछ जो चुनिंदा किस्में हैं, इसको हमारे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ये जो आप ग्वार की खेती करते हैं किसान भाई, इसका चयन करें तो उनको अच्छे से अच्छे अधिक से उत्पादन फलियों की मिलेगी। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, श्याम नारायण जी लालगंज बिहार से, उनसे बात करते हैं। जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी हेलो श्याम नारायण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। आम के मंजर में मधुआ कीड़ा लग रहा है। कीड़े लग रहे हैं आम के मंजर में? हाँ, मधुआ मधुआ। मधुआ किस तरह का होता है देखने में, अगर बता सकें? आइए जान लेते हैं। डॉक्टर चौधरी जो पूछ रहे हैं, मधुआ कीट होता है, मैंगो हॉपर को बोलते हैं। अच्छा। जो क्या है कि ये फ्लावर में मतलब जिसको रस चूसता है और उसकी वजह से रस चूसता है और वहां पर मधु जैसा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे जो पूर्वी भारत है इसमें इसको मधुआ कीट बोलते हैं जी। क्योंकि पत्ती पे मधु जैसा दिखता है, दूर से साइड में जहाँ चमकीला रहता है। तो इनकी जो समस्या है, तो उसके लिए मधुआ कीट के रोकथाम के लिए मैं इनको सुझाव दूंगा कि जैसे अगर आपका मंजर खिलता नहीं है, अभी पूरा मंजर खिल रहा होगा, तो इस समय में क्या है कि इसमें पॉलिनेशन होता है आम में। तो हम इस टाइम में रिकमेंड करते हैं कि कोई जो हार्ड इंसेक्टिसाइड है उसको, जो रिकमेंडेड लेवल इंसेक्टिसाइड है उसको थोड़ा अवॉइड करें। तो इसको थोड़े दिन के लिए बचने के लिए आप एजाडिरेक्टिन जो 3000 ppm का मिलता है उसको 4 ml प्रति लीटर से एक छिड़काव कर दें। अगर जहाँ पे जो पॉलिनेशन का काम खत्म हो जाता है तो तुरंत बाद उसमें जैसे इमिडाक्लोप्रिड है 17.8% SL, उसको 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से एक छिड़काव करें। अगर जरूरत है तो एक छिड़काव बाद में और रिपीट कर दे, तो आपका आम का जो मधुआ कीट है वो पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है। बिल्कुल। तो श्याम नारायण जी, मुझे उम्मीद है कि इस दवा का आप छिड़काव करेंगे और इस समस्या का हल हो जाएगा। डॉक्टर चौधरी, इसके अलावा जानना चाहेंगे इस समय और कौन कौन से कीट है जिससे जो पौधे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, जैसे आप हम मंजर की बात करते हैं तो मंजर में पूरे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग कीट की ज्यादा समस्या है, लेकिन सारे भारत में, पूरे जो भारत है वहां पे आम में सबसे ज्यादा मधुआ कीट, जो अभी जिन्होंने श्याम नारायण जी ने बात की, मधुआ कीट जो मैंगो हॉपर है, जो अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंगो हॉपर जो आम का खुद का कीट जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी समस्या सबसे ज्यादा रहती है। ये जैसे पहले क्या करता है कि दो इसमें अलग अलग जो जातियां होती हैं इस मैंगो हॉपर की, वो या तो नई पत्ती जहां से निकल रही होती है उसमें रस चूसती रहती हैं, कुछ प्रजातियां हैं जो तने में छुपी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही मंजर आता है ये प्रजातियां सारी मंजर से आकर के रस चूसना शुरू कर देती हैं। इससे क्या है कि एक बार अगर मंजर पे इन्होंने रस चूसा है या अपना मुंह लगाया है तो उससे जो मंजर है वो कमजोर हो जाता है और उस मंजर पे दूसरी जो बीमारियां हैं, मंजर झुलसा नामक बीमारी आती है, तो वो बीमारी का प्रकोप होने की संभावना ज्यादा रहती है। और देखते हैं कि इसका प्रकोप होने के बाद में पूरा मंजर सूख करके और जस्ट डंठल बचता है। अगर फल लग भी गया गलती से तो वो भी झड़ जाता है। तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। पहला जो कीट है, तो हम इसकी रोकथाम की अगर बात करते हैं, अगर जहां आमतौर पर जो ऑर्चर्ड, जो बगीचे जो जिन पे अगर ध्यान नहीं देते हैं किसान भाई, अपना जो बगीचा है बहुत कंजस्टेड गुच्छा हुआ है, उसमें हवा का आदान प्रदान नहीं होता है और कई जो डालियां इधर उधर मिली हुई रहती हैं, तो उस बगीचों में इस कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को जो आम के बगीचे तैयार किए हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो आम का बगीचा है वो आपका पहले उसमें जो कटी फटी डालियां हैं या इधर उधर जो जिगजैग डालियां हैं उनको काट करके पहले हटा के रखें अक्टूबर नवंबर महीने में। तो उससे क्या है कि जो हवा का आदान प्रदान है वो अच्छा होगा, तो इस कीट का प्रकोप कम होता है। दूसरा एक तकनीकी है, हम उसमें सुझाव करते हैं कि सेंटर ओपनिंग करें। जो सितंबर अक्टूबर माह में जो बीच की डालियां हैं आम की, उसको काट करके हटाएं, उसको सेंटर ओपनिंग बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि आम में जो लाइट है अच्छे से प्रवेश करती है और इस कीट का प्रकोप कम होता है। जी। अगर
जहां पे इस कीट का मैंने बताया कि तने पे रहता है, अगर तने पे है तो उस समय में मंजर आने से पहले क्विनलफोस जो रासायनिक कीटनाशक है या अपना डेल्टा मेथ्रिन है जो डेसिस के नाम से या कई नामों से मिलता है, क्विनलफोस 1.5 ml प्रति लीटर या आपका डेल्टा मेथ्रिन 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से तने को टारगेट करते हुए एक छिड़काव करें। तो उससे क्या होगा कि जो पहले से जो मधुआ कीट है वो आपका कंट्रोल होगा। और उसके बाद में मंजर आता है, तो जैसे मंजर आ जाता है, मंजर पर एक छिड़काव डाइमेथोएट 30% EC का 1.5 ml प्रति लीटर का छिड़काव करें, लेकिन मंजर खिलने से पहले करें। अच्छा, मंजर जब खिल जाता है तो उस किसी भी कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना है, आपको मंजर में फूल सेट होने का इंतजार करना है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया इमिडाक्लोप्रिड 17.5% SL 0.3 ml प्रति लीटर का, या फिर डाइमेथोएट रोगर 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 1-2 छिड़काव और करें तो इस कीट से निश्चित रूप से आप निजात पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह से इस कीट से आप निजात पा सकते हैं। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ग्वार लोबिया के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छी किस्मों के बारे में यहाँ पर हमें सुझाव मिला है। और डॉक्टर श्रीधर हमें ये बताएं कि इसमें बीजोपचार किस तरह से किसानों को कर लेना चाहिए? कई तरह के रोग जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव हो जाता है इससे। साथ ही बीज दर और कितनी दूरी होनी चाहिए इसके बारे में भी बता दें। बिल्कुल, देखिए जो ये दलहनी सब्जियां होती हैं इसको बीजोपचार एक तो राइजोबियम से करते हैं। तो राइजोबियम जानते हैं आप कि जब राइजोबियम से आप करते हैं तो इसमें गांठें बनने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है जड़ों में, और ये पौधों के बढ़वार में काफ़ी सहायक होते हैं। और ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है जो पौधों की जड़ों में गांठ बनाता है और उसके अंदर रहता है, और ये हवा से, वातावरण में जो हवा है उसमें नाइट्रोजन सोख करके पौधों में ये डालता है और पौधों को ये उपयोगी बनाता है। और पौधे जब खत्म हो जाते हैं तो ये जमीन में सड़ के फिर जमीन की उर्वरा शक्ति को भी ये बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज है, इसलिए बीज का शोधन कर लें इस राइजोबियम से। इसके लिए 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम राइजोबियम का पाउडर जरूरत पड़ता है। उसके तरीके बहुत बार बताए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि 1 लीटर पानी लें, उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल के उसको अच्छी तरह से उबाल दें। उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए तब उसमें ये जो राइजोबियम का पाउडर है इसको आप उसमें मिला दें। मिलाने के बाद इसको एक लकड़ी से अच्छे तरह से उसमें घोल लें, जैसे मिला दें। मिलाने के बाद क्या है, जो आपका बीज है, बीज के ऊपर इसको एक परत सी हो जाए, इस तरीके से बीज के ऊपर डाल के उसको लगा दें, जैसे हम लोग अपने शरीर के ऊपर हल्का तेल लगाते हैं, इस तरीके से उसकी कोटिंग हो जाए, उसके ऊपर एक परत से चढ़ जाए। फिर उसको जमीन पे एक परत में बिछाएं, ढेर करके नहीं रखें बीज को, एक परत बिल्कुल पतला सा बिछाएं छायादार जगह पे, जिससे वो सूख जाए। सूखने के बाद उसकी आप बिजाई कर सकते हैं। तो ये उसका टीका लगाना बोलते हैं जो राइजोबियम का, उस तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बीज आप कितना लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जो झाड़ीदार किस्में हैं या बौनी किस्में हैं उसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ जो किसान लगाते हैं उनको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। रही बात अगर आप पोल किस्में वाली लगाते हैं, जो चढ़ाने वाली है, बेलदार लोबिया है, अगर उसकी लेते हैं तो उसको आपको 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगाना पड़ता है। तो ये बीज दर की बात है, और इसी तरीके से इसका आप वो शोधन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर चौधरी आपसे बातचीत कर रहे थे हम, आपने बताया कि किस तरह से जो फुदका कीट है उससे बचाव किया जाना बेहद ज़रूरी है अच्छी फसल हासिल करने के लिए। जानना चाहेंगे कि तेला, मिलीबग जैसे और भी कीट है जिससे काफ़ी फसलें प्रभावित होती है, क्या आम के बागों को भी इनसे खतरा हो सकता है? जी, बहुत आप जो पूछ रहे हैं कि अभी आजकल हम देखे हैं कि हमारा जो एक पूरे ऑल इंडिया में एक निकरा जो था प्रोजेक्ट चला, तो उसमें हम देख रहे थे कि जैसे फुदका कीट के अलावा तेला जिसकी आप बात करें, थ्रिप्स जिसको हम बोलते हैं, इस कीट का प्रकोप पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे हम बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश में, यहाँ झारखंड और इसमें अगर बिहार में और इसमें गुजरात में भी हमने देखा कि इस कीट की वजह से बहुत ज्यादा मंजर को नुकसान पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात है कि कीट आंखों से
सामने से अगर किसान देखते हैं तो कीट बाहर में दिखाई नहीं देता है। अगर फुदगा लगा हुआ तो दिख जाता है, मीली बग्स होती हैं तो दिख जाती हैं, लेकिन ये ऐसे आंखों पे ऐसे दिखाई नहीं देता है और पूरा मंजर पूरी तरह से झड़ करके गिर जाता है। और जो अगर टिकोरे बनते हैं, छोटा छोटा फल बनता है, तो वो भी पीला होकर के बाद में इस कीट की वजह से गिरता है। और बड़े फलों पर भी इसका जो आक्रमण है, हम महाराष्ट्र में देखे थे कि कई जो महाराष्ट्र में और यहाँ उत्तर प्रदेश में कि फल के ऊपर का जो छिलका है उसको खुरचने की वजह से जो फल का साइज है और शेप है वो खराब हो जाता है, जिससे विपणन में समस्या आती है उसके बेचने में। तो तेला जो कीट है इसकी पहचान किसान जैसे मैं बात कर रहा था, पहचान नहीं पाते हैं इस कीट को कि इसका आक्रमण हुआ है। तो एक सबसे अच्छा तरीका है इसको पहचान करने का कि जब मंजर आया हुआ है, मंजर पूरा खिला हुआ है, तो एक सफेद कागज लेकर के अगर मंजर को उसके ऊपर टैप करते हैं, एक बार अगर हिलाते हैं तो उसके ऊपर बहुत छोटा छोटा आपको कीट चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब उसमें आप में थ्रिप्स का अटैक हो रखा है। और थ्रिप्स का अटैक होने की वजह से आपका जो एंथ्रेक्नोज है, अगर बारिश हो जाती है वहां पर, तो एंथ्रेक्नोज की वजह से जो मंजर झुलसा बीमारी है वो उसका आक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है और पूरा मंजर सूख जाता है। तो थ्रिप्स के लिए हम यहाँ सुझाव देते हैं कि अगर इस कीट का प्रकोप है तो थायोमेथाक्साम 25WG इस दवा को 0.25 ग्राम प्रति लीटर 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं। अगर मंजर खिला हुआ है तो ये छिड़काव शाम के समय में करें, क्योंकि सुबह में पोलिनेटर्स की एक्टिविटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए इसको शाम के समय में छिड़काव करें। और जरूरत हो तो 1-2 बार और छिड़काव करें, क्योंकि इस कीट से नुकसान हमने देखा है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन आंखों से नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल, तो कीट से बचाव करना फसलों का बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफी फसल जो है इससे प्रभावित हो जाती है। ऐसे में किस तरह से फसलों की देखभाल करें, और ग्वार लोबिया के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक विधि से खेती करके अच्छी उपज आप हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले उनका सवाल ले लेते हैं। अजीत जी इस वक्त सीहोर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी।
जी अजीत जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मेरा सवाल आम को लेकर है मैम। आम में फूल तो काफी आते हैं लेकिन फल कम लगते हैं और गुच्छा बनता है फूल का। जी जी, आइए जानते हैं क्या वजह हो सकती है। जी डॉक्टर चौधरी। जी मैडम, क्या पूछे सवाल क्या था इनका? फूल तो लगते हैं लेकिन जो फल है वो नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है और क्या कर सकते हैं इसके लिए उपाय? कि आम में फूल लगता है लेकिन फल नहीं बनता है। जी जी। देखिए, इनका जो सवाल था उसमें 2-3 कारण होते हैं कि फूल लगने के बाद में फल नहीं होता है। अगर कीट बीमारी का प्रकोप नहीं है तो हम कई बार देखते हैं कि जैसे आम में अगर 1-2 पौधा होता है, अगर ये बता रहे हैं इनका बड़ा बगीचा नहीं है, 1-2 पौधा है, एक या कई बार समस्या रहती है कि एक पौधा है वहां पे, तो उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है कि पोलिनेशन उसी के होने की वजह से जो फल है वो नहीं बन पाता है। लेकिन अगर पूरा बड़ा बगीचा है और उसमें कई बार किसान हम यहाँ पे देखते हैं कि उस टाइम में, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि मंजर खिलने के समय में छिड़काव नहीं करना चाहिए। अगर वहां पे पोलिनेशन नहीं होता है तो जो मटर के दाने जैसा फल होकर के गिरता है और उसको अगर खोल के देखते हैं तो उसमें बीज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें पोलिनेशन ढंग से नहीं हुआ है। तो एक कारण ये है। और दूसरा कि अगर टिकोरा गिर रहा है तो जब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहां पे उसमें टिकोरे पर अगर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है तभी भी बहुत ज्यादा गिरता है। तो इसका उसके लिए आपको जो फंजीसाइड है कि सल्फर बेस्ड फंजीसाइड है, हेक्साकोनाजोल है, इनका आपको छिड़काव करना होगा। और जैसे कि मैंने जो कारण बताए हैं, इन कारण में से कोई हो तो आपका निदान होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर बड़ा बगीचा है तो इनको जब पास के कृषि विज्ञान केंद्र से या यूनिवर्सिटी से संपर्क करना चाहिए कि उसका अंदर मेन कारण क्या है। मुख्य कारण मैंने बताए वही होते हैं, लेकिन और कुछ अगर तो अजीत जी, संभावित कारण यहाँ पर कुछ आपको बताए हैं डॉक्टर चौधरी ने। इसके बावजूद अगर आपको आपके मन में संशय हो तो आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र को जरूर संपर्क करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी इस वक्त विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर, मेरा ये सवाल है कि मुझे आम्रपाली की जो जी जी आम्रपाली की जो रोप है वो कहाँ पे मिलेगी अच्छी कंपनी की? इसके पौधे? जी डॉक्टर चौधरी बताएं। अजय जी जानना चाहते हैं कि आम्रपाली के अच्छे पौधे कहाँ से मिल सकते हैं उन्हें। देखिए, आम्रपाली की जो वैरायटी है वो डेवलप की गई है IRI न्यू दिल्ली के द्वारा, तो वहां पे पौधे जरूर मिलेंगे। मैं रांची से बोल रहा हूँ। रांची में जो हमारा ICR का जो केंद्र है, हम यहाँ पर भी 20 जुलाई से पौधे देते हैं। आम्रपाली का जरूर यहाँ से हम सप्लाई करते हैं। लेकिन जो आपका जहाँ से MP से बोल रहे हैं तो आसपास में उसका आप नर्सरी जो स्टेट नर्सरीज हैं, अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको आसपास में जरूर मिल जाएगी। अगर आपको जिनून पौधा चाहिए तो IRI न्यू दिल्ली से या जो हमारा रांची में केंद्र है, हम यहाँ पर भी पौधा आम्रपाली का उपलब्ध करवाते हैं। 20 जून के बाद में हम उपलब्ध करवाते हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप आ नहीं पाते हैं यहाँ पर तो हमारे अकाउंट में आप पैसा डाल देंगे तो हम कई बार पौधा यहाँ से ज्यादा मात्रा में होता है तो भिजवा देते हैं उसको। जी बिल्कुल अजय जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ आपको मिल गया है और इसी के साथ यहाँ पर बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक बात ग्वार व लोबिया की खेती की है, तो डॉक्टर श्रीधर आपने बताया हमें अच्छी किस्मों के बारे में, बीज दर के बारे में। अब बताएं हमें बिजाई के बाद किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अच्छी उपज हासिल करने के लिए? देखिए किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये जानना जरूरी है। देखिए लोबिया और ग्वार दोनों हैं तो दलहनी सब्जियां, लेकिन दोनों के लिए खेती पे जो जमीन आप सेलेक्ट करते हो उसका चुनाव आपको जरूरी समझना चाहिए। लोबिया जो है ये इसके जो जमीन का pH मान है वो 5.5 से लेके 6.5 तक उपयुक्त होता है, यानी ये अम्लीय मृदा में ज्यादा अच्छा उपज देती है। लेकिन जहां ग्वार की बात है वो क्षारीय भूमि उसके लिए अच्छी होती है, तो उसका pH 7 से लेके 8 तक होता है।
तो उसमें ये बहुत ही अच्छी उपज देती है। अम्लीय में डाल देंगे तो फिर इसकी उपज बहुत कम हो जाती है। तो ये आपको खेती के चयन के बारे में एक तो सावधानी रखनी है। और दूसरी बात, लोबिया को आप जो उपजाऊ जमीन है उसमें आप खेती करते हैं तो अच्छा उपज मिलता है। लेकिन जो ग्वार है ये थोड़ी रेतीली जमीन भी है तो भी चल जाती है, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में आती है। शुष्क क्षेत्रों में इसकी ज्यादा खेती की जाती है। तो आप, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी कम उपजाऊ भी हो तो भी उस क्षेत्रों में अगर आप ग्वार की खेती करते हैं तो आपको उसमें उत्पादन मिलने की पूरी संभावना रहती है। जी बिल्कुल। लेकिन सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन, इन बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो बताएं हमें सिंचाई की व्यवस्था किस तरह करें? बहुत जरूरी है। पहले तो आप बिजाई कर लें, फिर सिंचाई। जैसे मैंने कहा कि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो बिजाई करने से पहले आपको पलेवा करना बहुत जरूरी है। कोई भी दलहनी सब्जियां आप बोते हैं जो बीज से सीधा जिनका होता है, इसमें नर्सरी तो लगती नहीं है, आप बीज सीधा जमीन में बोते हैं। तो अगर खेत सूखा हुआ है तो उसमें बीज बोएंगे और फिर पानी दे देंगे तो ऊपर से पूरा जमीन एकदम कड़क हो जाएगी, उसमें से भी बीज का अंकुरण होने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा ये बताया जाता है कि आप पहले खेत को अच्छी भली प्रकार जोत लें, उसमें जो आपके पास गोबर की खाद वगैरह सड़ी हुई हो उस खेत में आप 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर हम लोग बोलते हैं, आप उतना डाल दीजिए। अगर नहीं है तो भी जो भी आपके पास सुलभ है वो मिला के अच्छे से खेत की तैयारी कर लें और फिर उसमें पलेवा कर दें। पलेवा जैसे ही नमी जुताई करने लायक होती है तो आप उस समय इसकी जुताई करके तब इस खेत बीजों की बुआई करें। बीज पहले से आप शोधित करके रख लें, तैयार रखें, क्योंकि शोधन करने के अगले दिन ही इसको आपको बुआई करनी है। अगर आप संभव हो तो उस दिन भी बिजाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, रही बात कि कैसे बोएंगे, तो इसको तो या तो आप सीड ड्रिल से भी लोग बो लेते हैं, या अगर आप हल से करते हैं या कतार से कतार निकालते हैं तो जो हम कहते हैं 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं इस समय गर्मी के मौसम में, लोबिया के लिए भी और ग्वार के लिए भी, दोनों के लिए इतनी है। और पौध से पौध की दूरी आप 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इसलिए इस तरीके से लाइनें निकाल करके उसमें बीज को आप बिखेर करके आप फिर उसको ढक दें। ढकने के बाद जब देखें कि खरपतवार भी आता है तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए यही है कि जब आप बीज बो दिए तो आपके पास संभव है तो उसी दिन या फिर अगले दिन तो जरूर ही ये निश्चित रखें, उसके बाद करेंगे तो नुकसान होगा। तो कम से कम 48 घंटे जो हम कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर, बिजाई के 48 घंटे के अंदर आप पेंडीमेथिलीन या स्टाम्प बाजार में आता है उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और जितनी आवश्यकता हो उसको अच्छे से पूरे खेत में इसका छिड़काव कर दें। बिल्कुल। तो इससे आपका खरपतवार रुक जाएगा। जी इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्याम बाबूजी मध्य प्रदेश से, उनसे बात कर लेते हैं। और श्याम जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी आम के बारे में पूछना है मैडम। जी पूछिए। ये आम के जो बहुत पुराने पेड़ हैं जी ये आम के बहुत पुराने पेड़ हैं, 40 वर्ष 50 वर्ष पुराने। ठीक है। उनके फल बहुत छोटे होने लगे हैं। जी ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी बताएं ऐसे में कैसे करें, पुराने बागों का जीर्णोद्धार और फल छोटे होने लगे हैं और जाहिर तौर पर उपज पर असर पड़ रहा है, ऐसे में क्या करें? जी इनका जो सवाल था, ये चाह रहे हैं कि इनका जो फल की साइज मतलब एक निश्चित ईयर्स के बाद में आम में जो फल का साइज है वो छोटा होने लग जाता है। जी। तो इसके लिए हम जो आम के पुराने जो उद्यान है उनको यहाँ पे जो जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं कि उनका जो ऊपर की शाखाएं पूरी तरह से काट करके दोबारा से उसको रिजुनवेट करते हैं। ये जो तकनीकी है इसमें क्या करते हैं कि जहां से तीसरी मतलब तृतीयक शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं में वहां से हम नवंबर दिसंबर में जब पेड़ सुसुप्त अवस्था में चला जाता है तो उस समय में उनको काट करके हटा देते हैं। और जब नई जो कल्ले नवंबर आपके सितंबर अक्टूबर में जब कल्ले निकलते हैं तो उसके बाद में उनमें से कुछ कुछ को रख करके वापस आपका 3 से 4 साल में फिर से जो पौधा है उसी तरह से उपज देने लग जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है
कि जो आप ये इन्होंने बताया कि इनके आम का बगीचा 40 साल का है, 40 साल से ज्यादा का है। तो जो उन्हीं बगीचों का जीर्णोद्धार अच्छे से होता है जिनके जो तना खोखला नहीं हो और तना जो उसकी छाल है वो कटी फटी नहीं हो, ये उसकी कंडीशन देख करके हम डिसाइड करते हैं। तो अगर इनको पूरा जीर्णोद्धार करना है तो हमारा रांची में केंद्र है या फिर IRI न्यू दिल्ली में है या पास में कहीं पे है, तो एक बार जरूर इस तकनीकी को देखें कि जीर्णोद्धार कैसे किया जाता है और बगीचे की कंडीशन को देखते हुए। क्योंकि अगर तो तना खोखला है, उसमें कई बार स्टेम बोरर का इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो पूरा आपका बगीचा फिर मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए इसके करने से पहले बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी है तो ये तकनीकी बहुत अच्छी है, उससे आप इनका वापस जीर्णोद्धार करके अच्छी उपज, नए बाग की तरह उपज वापस मिल जाती है और जो साइज है वो भी अच्छी मिलती है। और कई बार अगर इनको वैरायटी को बदलना हो तो वो भी उसमें मुमकिन है। बिल्कुल। तो श्याम जी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुझाव आपको मिला है और इस सुझाव पर जरूर आप अमल करें। और जो फल अब छोटे आने लगे हैं, हमें उम्मीद है कि जीर्णोद्धार करके आप वापस से बहुत ही अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। बहरहाल, हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं लोबिया व ग्वार की खेती के बारे में और इसके साथ ही आम में फलन के समय के देखभाल के बारे में भी हमारी बातचीत जारी है। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नीलेश कुमार जी इस वक्त सीहोर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, वो जो आम का बौर है वो झड़ रहा है, वो मतलब उसका पत्ता सूख रहा है, उसके लिए क्या करें? जी डॉक्टर चौधरी बताएं, क्या सुझाव है आपका? जी, इनका बोल रहे हैं कि इनका शायद बोर झड़ता है और पत्ते सूख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर इनका जो बोर झड़ता है तो हमने बात पहले कीट की जो बात की थी, अगर कीट में जो होपर का प्रकोप है या तेला का है तो उसके लिए हमने कीटनाशक कुछ सुझाव किए थे। इसके बाद में दूसरा कारण होता है कि अगर उसमें बीमारियों का प्रकोप है, बीमारी में मुख्य रूप से जैसे अगर तापमान अभी बढ़ गया है, हम देख रहे हैं कि तापमान 30 जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है और जो न्यूनतम तापमान है वो भी सुबह का जो है वो भी 15 डिग्री से ऊपर है। तो इस समय में जो पाउडरी मिल्ड्यू है आम की
उस बीमारी में इस बीमारी का प्रकोप होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उससे जो टिकोरा छोटा छोटा फल है वो गिरना बहुत ज्यादा गिरता है। तो इसके लिए पहला इनको एक छिड़काव अभी, या तो जब टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो सल्फर का 40% WP जिसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव करें। अगर तापमान और भी 33 डिग्री से ज्यादा है तो उस समय में उनको हेक्साकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करना है। तो इससे जो झड़ने वाली समस्या है वो दूर होगी। दूसरा, इन्होंने बताया कि इनके आम की पत्तियां सूख रही हैं, कुछ डालियां सूखती हैं, कुछ पीछे की तरफ सूखती हुई जाती हैं बीच बीच में से, और देखते हैं कि आम आधा, कई बार आधा सूख जाता है और कुछ डालियां सूखने की वजह से आम मरता है। तो इसमें 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि इसमें डाई बैक करके एक बीमारी आती है। इस बीमारी में क्या होता है कि अगर ये उसके अपने आम को, पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो कहीं न कहीं पे इनको गोंद निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर गोंद निकल रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें डाई बैक का प्रकोप है। और उस बीमारी की रोकथाम के लिए जो रोग ग्रसित शाखाएं हैं उनको काट करके हटा दें, और कटे हुए भाग पर जो ब्लू कॉपर है 3 ग्राम या ब्लू कॉपर का पेस्ट बना करके वो चिपकाएं। और दूसरा है कि ऐसे बागों में, क्योंकि मध्य प्रदेश से वो बोल रहे हैं, तो इन बागों में मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी भी होती है, जिससे इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। तो उनको बोरोन का स्पेशली ध्यान रखना है। बोरोन 5 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आम में जरूर बगीचों में डालना है समय समय पर। और अगर बिल्कुल, तो बहुत ही विस्तार से आपने यहाँ पे सुझाव दिया है डॉक्टर चौधरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि नीलेश जी जरूर इन सुझावों पर अमल करेंगे। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं जनार्दन प्रसाद जी लखीसराय बिहार से। आइए उनसे भी बात कर ले। जनार्दन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सर आम का पेड़ है, ठीक है, वह 5 साल से 5 साल का हो गया, 6 साल का, फल नहीं देता, नो मांजर आता है। अच्छा, ये 5 साल का ये पेड़ है? जी जी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर चौधरी, क्या सुझाव देंगे आप जी, इनका जो फल है वो अगर जो पेड़ है वो 5 साल का हुआ है तो 5 साल में जो मुख्य जो अगर इन्होंने जो वैरायटी कौन सी लगाई है, क्योंकि जो जैसे मालदा है, चौसा है, वो वैरायटी 5 साल में फल नहीं देती है। अगर जनार्दन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता सकते हैं कौन सी किस्म लगाई है आपने? जनार्दन जी, जी जी, कौन सी किस्म लगाई है आपने? हाँ, मालदा लगाया है। मालदा लगाया, ठीक है जी। जनार्दन जी, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका जो फल है जी, मालदा में 8-9 साल बाद में आना शुरू होता है। मालदा लगाया है। जी जी, तो जनार्दन जी बस थोड़ा सा धैर्य रखें, बहुत जल्दी आपके जो पेड़ है वो फलन देने लगेंगे, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बातचीत को यहाँ पे आगे बढ़ाते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर श्रीधर आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वार लोबिया की अच्छी उपज हासिल करने के लिए चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, आपने अगर अच्छे से बिजाई करी है, अब खेत में पानी लगा के बुआई करी है तो आपका जमाव अच्छा होगा। लेकिन जमते ही एक कभी कभी गर्मी के दिनों में एक समस्या आती है, अल्टरनेरिया बीमारी लग जाती है। जैसे ही पौधा जमता है और जो उसके दाने हैं जमीन से बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे वो भूरे पड़ के सिकुड़ जाते हैं, तो उसको हम अल्टरनेरिया बीमारी कहते हैं। तो अगर ऐसा आपके खेत में दिखाई दे तो आप तुरंत उस पे जो है मैंकोजेब का छिड़काव कर दें, 2 ग्राम पर लीटर पाउडर घोल बना करके उस हिसाब से कर दें। और दूसरी एक आती है, जब पत्ते 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, तो उस पत्तों में छोटे छोटे छेद करने वाले कीट हो जाते हैं, उसको फ्लिया बिटिल बोलते हैं हम लोग। तो अगर इस तरीके का आपको छेद पत्तों में दिखाई दे रहा तो पौधे की बढ़वार रुक जाएगी। तो आप कोई भी दवा आपके पास इंसेक्टिसाइड वाली हो, उस समय तो कोई फलन होती नहीं, अगर आप जो भी है आप उसको उस हिसाब से छिड़काव कर दें तो वो कीट उसमें रुक जाएंगे, तो फिर पौधे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सिंचाई जरूर करेंगे, गर्मी का मौसम है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं देंगे पौधे मुरझा जाएंगे। और फलन के समय में तो जरूर सिंचाई देनी है, नहीं तो फलियां जो है सूखी सी होंगी, निरसी सी होंगी, उसका बाजार भाव आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको लाभ कम मिलेगा। हासिल करने के लिए जरूरी है इन बातों का ध्यान रखना। डॉक्टर श्रीधर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और डॉक्टर चौधरी, आप भी लगातार हमारे साथ रांची से जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारियां हमारे कॉलर्स को भी दी है लगातार आपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी,
तो विस्तार से आज आपने जाना कि ग्वार लोबिया की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं और साथ ही आम के बागों की देखभाल इस समय कैसे करें, खासतौर पे फलन के समय, ताकि आपको अच्छी उपज हासिल हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा रबी दलहनी फसलों की कटाई एवं भंडारण, और इसके साथ ही सरसों की कटाई एवं भंडारण पर भी कल बातचीत होगी। अगर इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और हमारे पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, जिससे हेलो किसान कार्यक्रम का पेज खुल जाएगा। उसमें भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं। साथ ही दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर तो है ही, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसके साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।